नमस्कार, डिज़ास्टर ट्रैकर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे किस तरह जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया के अलग अलग इलाकों में जो समुद्र की जो सतह है वो गर्म हो रही है और साथ ही जो सी लेवल है उसमें बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। और ये प्रक्रिया पिछले कई दशकों से जारी है और उसका असर जो है वो अब दुनिया के कई देशों में साफ तौर पर दिखने लगा है। विशेषकर इसका सबसे ज़्यादा असर जो हुआ है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट पर हुआ है, मैंग्रोव वेजिटेशन पर हुआ है कोस्टल इलाकों में, और जो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं और पूरी मेरीन इकोसिस्टम जो है वो प्रभावित हो रही है। मैंग्रोव्स का जिक्र मैंने इसलिए किया कि वो एक तटबंध की तरह काम करते हैं और जो भी समुद्रों में तूफान आता है उससे कोस्टल इलाकों को बचाते हैं, कुछ हद तक प्रोटेक्ट भी करते हैं। और मैंग्रोव्स का गायब होना बहुत बुरी खबर है, विशेषकर जो लोग कोस्टल इलाकों में रहते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो लाइवलीहुड का भी एक बहुत महत्वपूर्ण ज़रिया है तटीय इलाकों में जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए। और इसका भारत पर, विशेषकर मालदीव से लेकर सुंदरबन तक इसका असर जो है वो दिख रहा है। आने वाले समय में क्या परिस्थिति होगी और क्यों ये प्रक्रिया जो है उसका सामना हमें करना पड़ रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर विनोद शर्मा, जो प्रोफेसर हैं IIPA में और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं और सिक्किम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन भी हैं। NDTV में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन का समुद्रों पर जो असर हो रहा है इसकी बहुत लंबे समय से स्टडी की जा रही है और विशेषकर मैंग्रोव्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे समझना चाहूँगा। जैसे हमारे पीछे एक तस्वीर भी है एक सी बीच की। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो मालदीव से लेकर सुंदरबन तक किस तरह प्रभावित हुए हैं जलवायु परिवर्तन? देखिए, जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे आयाम है और बहुत सारे इम्पैक्ट इसके होते हैं। उनमें से एक जो मुख्य है वो ये भी है कि जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है और ये सत्यता है। और इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जितने भी हमारे ग्लेशियर्स हैं, चूँकि तापमान बढ़ रहा है, अब अगर एवरेज हमारा तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो जितने भी हिमालय के ग्लेशियर्स हैं वो सब पिघलेंगे और अल्टीमेटली वो पानी कहाँ जाएगा, वो रिवर्स से होता हुआ वो समुद्र में आता है। तो एक कारण सबसे बड़ा जो है वो तो ग्लेशियर मेल्टिंग है और दूसरा है, जैसा आपने बिल्कुल ठीक बताया, वार्म सी जो है उसकी जो वार्मथ है वो बढ़ने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से So sea level rise is because of these two things basically. और इसका जो इम्पैक्ट है वो खाली भारत पे ही नहीं है, बल्कि जितने भी ये आपके आइलैंड कंट्रीज़ हैं। आपने बहुत अच्छी मिसाल दी मालदीव की। मालदीव तो जो है वो 1 से 3 फीट खाली अभी जो सी लेवल से ऊपर है। तो अगर मान लिया 1 मीटर का ही अगर डिफरेंस है और जैसा हम जानते हैं कि 3.37 मिलीमीटर हर साल हमारा सी लेवल बढ़ रहा है, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि मालदीव जो है वो दुनिया के नक्शे पे ही नहीं होगा। इसी तरह से बात है, एक रिसर्चर के रिपोर्ट में कहा गया है कि 2100 तक जो राइज है सी लेवल में, ये मालदीव्स कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि 2100 तक 0.9 मीटर राइज इज एक्सपेक्टेड इन द सी लेवल। तो अगर वो 1 मीटर ऊंचा है समुद्र की सतह से तो खतरा बहुत बड़ा है। और ऐसा ही नहीं, बल्कि बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि इस श्रेणी में आते हैं, जो कि 1 मीटर से 3 मीटर के बीच में हैं और उनके ऊपर ये खतरा है। जब हम कॉप की बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की, तो उसमें भी यही चर्चा होती रहती है। ये जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनकी मांग यही है कि हमारा जब अगर क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है वो हम पे सबसे ज़्यादा होगा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही मैनग्रोव्स की। मैनग्रोव्स वास्तव में प्रोटेक्शन है फॉर साइक्लोन्स। चूँकि देखिए एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रही हैं और एक्सट्रीम वेदर इवेंट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट है साइक्लोन्स। और साइक्लोन के इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए जो प्रकृति ने हमें दिया है वो मैनग्रोव है। तो जहाँ अभी आपने देखा उड़ीसा सुपर साइक्लोन 99, जहाँ भी भारतवर्ष में आप जहाँ भी जितने भी साइक्लोन हुए हैं
तो आप देखेंगे कि जहाँ पे मैंग्रोव थी वहाँ पे उसका इम्पैक्ट बहुत कम है। अभी जो हमारा जो दाना साइक्लोन था उसमें भी आपने देखा कि जहाँ जहाँ पे मैंग्रोव्स हैं वहाँ पे उसका इम्पैक्ट कम है, और जहाँ पे मैंग्रोव्स नहीं है तो वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो ये प्रकृति का एक तरह से हमको प्रोटेक्शन है, तो ये ख़त्म हो रहे हैं। यही नहीं बल्कि देखिए सी लेवल राइज से और तापक्रम बढ़ने से बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट हो रहा है, और परसेंटेज बायोडाइवर्सिटी ये तो आप अभी बता ही रहे थे कि जो लाइवलीहुड है एंड पर्टिकुलरली जो कोस्टल एरिया पे जो लोग रहते हैं उनकी लाइवलीहुड पर डायरेक्ट असर होता है। और सुंदरबंस में इसको डॉक्यूमेंट भी किया गया है डॉक्यूमेंट किया कि बहुत सारे गांव सुंदरबन इलाके में गायब हो चुके हैं। जो आपने कहा जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वहाँ पे इकोसिस्टम है, जो पेड़ और जो दूसरे मैंग्रोव वेजिटेशंस हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। तो इसका स्थानीय जो कम्युनिटीज़ हैं जो वहाँ पे सेंचुरीज से रह रही हैं, सैकड़ों साल से, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ता है? नहीं, उसका देखिए यही तो चीज़ हो रही है कि जो लोग इस एक प्रकृति ने जो एडेप्ट हो गए थे उसमें, अब उनको वहाँ से हटना पड़ रहा है क्योंकि उनकी जीविका जो है वही खतरे में पड़ गई है। बहुत सारी ये जो स्पीशीज़ हैं, जो बायोडाइवर्सिटी का हम खाली यही नहीं कि स्पीशीज़ कम होती जा रही हैं, इनसे जीविका जो लोग की जो 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 कम वो क्षमता कम होती जा रही है। तो इसलिए माइग्रेशन, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट और ये सब चीज़ हो रही है। तो वो आपको पूरे हमारे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि जितने भी पूरे संसार में एक्सेप्ट जो हमारे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये तो कुछ कंट्री हैं जो कि क्लाइमेट चेंज का इन पे इतना इम्पैक्ट कोई दिखाई नहीं देगा, लेकिन बाकी जितने भी हैं पर्टिकुलरली जो हमारे जो कोस्टल, जो आपने सी लेवल की आज चुके हम बात कर रहे हैं, तो जो भी इस तरह के हैं, तो अभी उड़ीसा की आप एग्जांपल लीजिए। उड़ीसा में एक जगह होती थी सतभाया, तो 7 विलेजेस थे। उन 7 विलेजेस में 2 जो हैं वो पूरे सी के समुद्र के अंदर है, केवल 5 गांव दिखाई देते हैं। इसमें तो एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो मैंग्रोव्स हैं पिछले 2 दशक में, जहाँ मैं सुंदरबन का जिक्र कर रहा हूँ, करीब 110 स्क्वायर किलोमीटर के जो मैंग्रोव्स थे वो पूरी तरह से खो चुके हैं सुंदरबंस में। तो इसका आपने कहा लाइवलीहुड के कॉन्टेक्स्ट में, बट लार्जर लेवल पे जो पूरी एक ये कहा जाता था कि जो कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने सैकड़ों साल से नेचर के साथ, प्रकृति के साथ ज़िंदगी जिया है, बहुत नेचुरल ऑर्गेनिक लाइफ है वहाँ पे, तो उस पर तो इसका बहुत ज़्यादा असर दिखना शुरू होगा। इस पे असर होगा जो बंगाल टाइगर है हमारा, जो हमारी जो इस तरह वाइल्ड लाइफ है उसके ऊपर इम्पैक्ट है, चूँकि हैबिटेट चेंज हो रही है। अगर हैबिटेट चेंज होगी तो वहाँ के रहने वाले जीव जंतु वो रह नहीं पाएंगे अब उसमें। तो यही तो हो रहा है कि ये जो चेंज है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट कर रहा है, ये कोरल रीफ्स को भी अफेक्ट कर रहा है, ये मैनग्रूव्स को भी अफेक्ट कर रहा है, और पूरी बदलती हुई हैबिटेट में तो एक नए किस्म की जो है वहाँ पे डाइवर्सिटी है। अब इससे एक सीधा सवाल जुड़ा होता है, पेरिस क्लाइमेट समिट जो हुआ था जिसमें कमिटमेंट्स किए, जिसको नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस बोलते हैं, दुनिया भर के देशों ने अपने अपने वायदे किए, कमिटमेंट्स किए। भारत का परफॉर्मेंस अच्छा है, बहुत सारे टारगेट्स हमने समय से पहले अचीव किए हैं, दूसरे के लिए भी पहल की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी अगर चुनौती है तो उससे निपटने के लिए जो ग्लोबल लेवल पे जो एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल और कॉन्क्लेव्स होते हैं, उसमें जो वायदे किए जाते हैं, क्या उसको गंभीरता से ज़मीन पर लागू किया जा रहा है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो वेदर से रिलेटेड इश्यूज से डील करती है, उसने जो ये रिपोर्ट जारी किया है COP29 बाकू अजरबैजान में, उसमें ये कहा है कि 2024 इज़ हेडिंग टुवर्ड्स बीइंग द हॉटेस्ट ईयर एवर इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, वो रिपोर्ट मैंने भी देखी है, और उसमें देखिए ये तो सत्यता है। 23 हॉटेस्ट था, अब 24 आया, ये हॉटेस्ट है, अब 25 आएगा, वो इससे भी। तो देखिए ये तो चीज़ हो ही रही है, इसमें कोई भी अब रिसर्च की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ। ये तो सत्यता है, और इस सत्यता को हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये चुनौती और बड़ी हो रही है, ये बड़ी होती है। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि ये जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम बात करते हैं, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हैं,
आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो जलवायु बल्कि क्लाइमेट रिलेटेड जो भी इशू है उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। पेरिस एग्रीमेंट में भी वो प्रोटोकॉल तोड़ करके मतलब ये ओबामा सब लोग गए थे। और जो अच्छी बात इनकी मुझे लगी वो ये है कि इन्होंने जितने भी हमारे जो 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 चीज़ हमने वहाँ पे कमिट किया उससे ज़्यादा भारतवर्ष ने करके दिखाया। हाँ, यस। और उसको टारगेट को समय से पहले करके दिखाया। तो लेकिन इस तरह के देश बहुत कम हैं। यदि यही धारणा सब देशों में हो जाए तो जो आज क्लाइमेट चेंज का जो एक थ्रेट है उसका इम्पैक्ट जो दिखाई दे रहा है वो कम हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहता कि ख़त्म हो जाएगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो रिवर्स नहीं हो पाती, लेकिन अभी ऐसा समय ज़रूर है कि यदि हम अभी जो अपने कमिटमेंट करते हैं, जो हम लोग अभी जैसे COP29 चल रहा है तो इसमें कमिटमेंट होंगे। हर इंडिया की जो मैं चीज़ पिछले 10 सालों में देख रहा हूँ कि जो भी इंडिया ने एनर्जी सेक्टर में, वाटर सेक्टर में, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में जो जो हमने कहा है उससे ज़्यादा किया है। इसी से जुड़ा मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि अब सवाल उठता है कि यूएन ने एक एजेंडा तय किया COP29 का, दैट द वर्ल्ड नीड्स अ न्यू ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस गोल। और सवाल ये उठ रहा है कि पैसा कहाँ से आएगा। मैं मालदीव सरकार की जो रिपोर्ट थी उसको कोट करता हूँ। इसमें कहा है अडेप्टेशन टू राइजिंग सी लेवल एंड रिलेटेड फ्लडिंग एलोन विल रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ऑफ $2 to 4 बिलियन। सवाल ये उठता है कि जो छोटे देश हैं मालदीव जैसे, जिनकी आर्थिक क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं है, जिन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है, या फिर जो दुनिया के बड़े देश हैं जिन्होंने कमिटमेंट्स किए पर वो उनके कार्बन इमिशंस घट नहीं रहे उस रफ्तार से, और इसका सज़ा जो है पूरी दुनिया को मिल रही है इसकी वजह से, तो पैसा का जो इशू है, क्लाइमेट फाइनेंस जिसको कहते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण होगा आपको लगता है अगर दुनिया को अपने टारगेट्स को अचीव करना है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि क्लाइमेट फाइनेंसिंग आज की तारीख में एक ज्वलंत मुद्दा है। यदि हम लोग और ख़ास तौर से जो विकसित देश हैं अगर वो अपने कमिटमेंट पूरा नहीं करते हैं तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो हमको तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। जो चीज़ जो हमारे नुकसान होता है, जो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हो रही हैं, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हैं, उनका जो इम्पैक्ट है, अगर हम अपनी बात करें तो हमको तो $1 ट्रिलियन चाहिए, बिलियन नहीं। लेकिन आपने सही मिसाल दी कि मालदीव है, इस तरह के छोटे छोटे जो देश हैं, पैसिफिक आइलैंड के हैं जो बिल्कुल डूबने जा रहे हैं, जी। तो उनकी भी अगर बात करें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिक्वायर्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें अभी हमको बड़ी समझदारी से और ख़ास तौर से जो इंडस्ट्रियल जो कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार हैं, अब देखिए ना, जो ये तो अब चाइना है जो सबसे ज़्यादा एमिट करता है कार्बन एमिशन की। अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चाइना करता है, उसके बाद में US है, उसके बाद में रशिया है, उसके बाद में हम आते हैं। और तो अब देखिए हम लोग ने दोनों चीज़ की है, अपने एमिशंस भी कम किए हैं और एनर्जी सेक्टर में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी उसको भी इतना ऊपर ले गए हैं। और भी बहुत सारे समझौते किए हैं, जो बहुत सारे इनिशिएटिव भारत ने शुरू किए हैं, आपको तो पता ही है, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जैसे कि कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो CDR है। तो भारतवर्ष की अगर हम तुलना करें और उससे, तो भारतवर्ष बहुत आगे। तो दुनिया को नए सिरे से एकजुट होकर पहल करना, एकजुट होकर के, और ये सोच करके कि ये एक पूरे ग्लोबल प्रॉब्लम है, हम सबको सॉल्व करनी है। और वो जब सॉल्व हो सकती है जब उसके लिए टेक्नोलॉजी और फाइनेंसिंग हम दोनों में उनकी मदद करें। तो ये जो छोटे छोटे देश हैं, ये अब आज बिल्कुल हाथ खड़े करके आपसे बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप हमारी सहायता नहीं करोगे तो वी विल बी डूम्ड। सीधी बात। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दिल्ली से मेरे कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।